Anji, welcome to my maths class. Students, today I am going to start miscellaneous exercise of this chapter statistics. पहला क्वेश्चन है इसमें mean and the variance of 8 observations are 9 and 9.2 respectively. If 6 of the observations out of 8 observations are given and you are to find the remaining 2 observations. देखिए इससे पहले हम मीन डेविएशन अबाउट मीन एंड मीडियन पढ़ चुके हैं एंड वी हैव आल्सो स्टडीड स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस. ठीक है, वो फॉर्मूला हमें पहले से आते हैं. चलिए, तो आपके पास 6 ऑब्जर्वेशंस दी हुई हैं. वी हैव रिटन ऑल दीस 6 ऑब्जर्वेशंस हियर. ये सारी 6 की 6 ऑब्जर्वेशंस दी हैं, लेकिन 2 ऑब्जर्वेशंस मिसिंग हैं. तो हम क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं कि दीज 2 missing observations are A and B. Mean is given 9. Variance means sigma square is given 9.28. And how many total observations are there? 8. Total 8 observations है. तो अब हमें बाकी की 2 observations find out करनी है. तो हमने mean का फॉर्मूला लगाया है. mean का फॉर्मूला क्या है? Sum of the observations, यानी कि 8 की 8 observations का sum divided by नंबर ऑफ टर्म्स, वो है हमारी 8. अब हमने क्या किया, सारी जितनी जो आपकी ये टर्म्स दी हुई थी वो लिखी हमने, उनका एडिशन किया. देखो यहाँ पर, और लास्ट टर्म्स 2 टर्म्स थी, लास्ट 2 टर्म्स वी हैव टेकन ए एंड बी एंड वी हैव एडेड दीस 2 टर्म्स आल्सो. वी हैव एडेड ऑल दीस टर्म्स, वी गॉट 60 and this is a plus b, so 60 plus a plus b and mean is already given to us, that is 6. तो हमने 9, तो 9 यहाँ रख दिया. ये 60 प्लस a प्लस b अपॉन 8 आ गया. इससे हमारे पास a प्लस b की वैल्यू आ गई है. a प्लस b की वैल्यू आ गई है. अब हमारे पास एक और रिलेशन आ जाए a एंड b में. वन रिलेशन वी हैव रिसीव्ड, दैट इज सम ऑफ a एंड b is 12. After getting the another one more relationship between a and b, we can then find out easily the value of a and b. बस एक और रिलेशन चाहिए. एंड देखो, what is given to us, that is mean we have used. Now variance is also given. Now we'll make the use of this variance, and by making the use of this variance we'll find out the another relation between a and b. तो चलिए अभी करते हैं. वेरिएंस होता है समीशन ऑफ xi स्क्वायर अपॉन n माइनस मीन का स्क्वायर. ठीक है, ये होता है आपके पास. अब हमने क्या किया, यानी हर टर्म का स्क्वायर करके उसको ऐड करना है. तो हमने हर टर्म, ये जितनी भी टर्म्स हमें दी हुई थी, ये 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर 10 स्क्वायर 12 स्क्वायर 12 स्क्वायर 13 स्क्वायर, और बाकी की 2 टर्म्स थी a स्क्वायर b स्क्वायर, इनको ऐड करके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स आपकी कितनी है, 8 है. डिवाइडेड बाय n होता है, तो डिवाइडेड बाय हमने 8 कर लिया है यहाँ पर. ठीक है, डिवाइडेड बाय 8 कर लिया. तो अब उसके बाद देखिए यहाँ पर ये डिवाइडेड बाय 8 माइनस मीन का स्क्वायर, एंड मीन इज गिवन 9, तो 9 का स्क्वायर. अब ये 9 माइनस 9 का स्क्वायर यानी 81 हो गया ना. ये आप इसको इधर ले जाइए, इतना लंबा ये करने की बजाय इसको एलसीएम लेने के आप ऐसा कर सकते हैं, ये माइनस 81 को उधर ले जाइए, आप दूसरी साइड ले जाइए. तो 81 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 90.25 इज इक्वल टू, ये सम आया है आपका 642 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 8. अब इस 8 को आप इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए. सिंप्लीफाई करके आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 80 आएगा. जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास 80 आ गया, और हमारे पास एक और रिलेशन ए एंड बी में वन रिलेशन वी हैव ऑलरेडी रिसीव्ड. व्हाट इज दैट, ए स्क्वायर ए प्लस बी. एक रिलेशनशिप a प्लस बी आ गया, और दूसरा रिलेशनशिप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 80 आ गया. यहां से आप क्या कीजिए, b की वैल्यू निकालिए. b की वैल्यू कितनी आ गई, 12 माइनस a. वो आप यहाँ पर पुट कर दीजिए इस रिलेशनशिप में. b की वैल्यू 12 माइनस a और उसका स्क्वायर. यू विल गेट वन, व्हाट, यू विल गेट वन क्वाड्रेटिक. ठीक है, क्वाड्रेटिक हमें मिल गई. उस क्वाड्रेटिक को हम सॉल्व करेंगे. उस quadratic को solve करके, this quadratic you have obtained. After simplifying this quadratic, we got value of a. Two values of a we are getting. One is 4 and the other one is 8. अब अगर आप
इस नंबर 1 इक्वेशन में a की वैल्यू को 8 रखोगे तो b4 आएगा, अगर आप a की वैल्यू को 8 रखते हैं तो b4, अगर a की वैल्यू को 4 रखते हैं तो b8 आता है। यानी आपके पास दो नंबर जो आ गए वो अल्टीमेटली 4 एंड 8 आ गया है। ठीक है जी, सो विद दिस योर क्वेश्चन 1 इज डन। हाँ जी स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल वैसा ही है। इसमें भी मीन एंड वेरिएंस ऑफ 7 ऑब्जर्वेशन, दिस टाइम इट्स गिवन mean is given 8 and variance is given 16, and if 5 of the observations are given, 7 में से 5 observations given and you are to find out remaining 2 observations, it would be done by the same method। बिल्कुल वैसे ही किया है, आप इसको खुद ट्राई करेंगे और उसके बाद यहाँ से आप वेरीफाई कर सकते हैं अपने स्टेप्स। ठीक है, वेरीफाई कर सकते हैं आप अपने स्टेप्स यहाँ से। ठीक है जी, so with this question is also done। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास। इसमें दिया हुआ है आपके पास मीन एंड वेरिएंस नहीं दिया इस बार, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन वाला क्वेश्चन है ये। मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 6 ऑब्जर्वेशंस का गिवन है, 8 एंड 4 रिस्पेक्टिवली। मीन 8 है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 4। इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 3, अगर हर ऑब्जर्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, देन व्हाट वुड बी द न्यू मीन एंड न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन दैट वी हैव टू फाइंड आउट। देखो कितनी ऑब्जर्वेशंस बोली हमें, 6 ऑब्जर्वेशंस। जब 6 ऑब्जर्वेशंस हैं, इसीलिए यहां पर आपका हमने क्या लिखा है, n6 लिखा है, n is 6। उसके बाद मीन कितना दिया है, 8, स्टैंडर्ड डेविएशन यानी सिग्मा इज 4। अब जो 6 ऑब्जर्वेशंस हैं, we suppose that these are x1 x2 up to x6। ठीक है, x1 x2 x3 x4 x5 x6 है। तो मीन का फॉर्मूला सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 6 ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 6 कर दिया। ठीक है, तो अब इसको हम सिग्मा xi लिख सकते हैं। इसको हम ये जो है इसको हम समीशन ऑफ xi लिख दिया डिवाइडेड बाय 6 और मीन की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी 8। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास, ये मल्टीप्लाई किया जब आपने यहाँ पर 8 इंटू 6 इक्वल टू समीशन ऑफ xi। ठीक है, तो ये समीशन ऑफ xi आ गया आपके पास 48। व्हेन ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 3, अगर हर ऑब्जर्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो न्यू ऑब्जर्वेशन क्या आ गया आपके पास, 3 into x1, 3 into x2, 3 into x3 up to 3 into x6। ओके, अब लेकिन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो 6 ही रही, इसलिए डिवाइडेड बाय 6। 3 इज कॉमन, वी हैव टेकन इट आउट कॉमन, तो ये आपके पास आ गया। अब ये समीशन, ये जो है इसको हमने क्या लिखा था, समीशन ऑफ xi। ये 3 और 6 कैंसिल हो गए, समीशन ऑफ xi की वैल्यू यहाँ से 48 निकाल लिया आपने। ठीक है, तो आपके पास न्यू मीन आ गया 48 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 24। तो हमने देखा, देखो पुराने वाला मीन था 8, इफ यू हैव मल्टीप्लाइड ये ओल्ड मीन जो हमारा ओरिजिनल मीन पुराने वाला मीन था वो, तो न्यू मीन जो है वो न्यू मीन, इफ यू हैव मल्टीप्लाइड एवरी टर्म बाय 3 देन द मीन इज आल्सो मल्टीप्लाइड बाय 3, तो न्यू मीन भी आपका कितना आया है, 24 आया है। तो अगर ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो हमें ये कैलकुलेट करके नहीं दिखाना होता, उसमें हमने ऐसे ही डायरेक्टली कि आप if each term is multiplied with 3 then the new mean will be 8, मतलब whatever is the old mean multiply that with the number with which your each term is multiplied। ठीक है, अब हमें स्टैंडर्ड डेविएशन का देखना है कि स्टैंडर्ड डेविएशन आपका उसमें क्या चेंजेस आते हैं। लेट अस सी, देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन का हमने फॉर्मूला लगाया यहाँ पर, आप देखिए समीशन ऑफ xi स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म 6 है। वैसे आप n लिख दीजिए, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं, पहले आप n ही लिखिए इसको, यहाँ ये n है, माइनस मीन का स्क्वायर। अब वट एवर द वैल्यूज आर गिवन, सब आपकी जो वैल्यू दी हुई है स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इज 4, summation of xi square it is not given but n is given, the 6 terms, mean is also given। ये अभी हम ओरिजिनल मीन जो पुराना मीन है वही लिख रहे हैं, क्योंकि हम पुराने वाला ही स्टैंडर्ड डेविएशन लिख रहे हैं, इसलिए पुराने वाला ही मीन लिखेंगे। यहाँ पर न्यू मीन नहीं आएगा, ओल्ड मीन ही आएगा यहाँ पर।
ठीक है जी। अब इसके बाद आपने स्क्वायर किया बोथ साइड, ये 16 हो गया आपका, यहाँ पर 16 आ गया। उसके बाद समीशन ऑफ xi स्क्वायर बाय 6 माइनस ये 8 का स्क्वायर 64 आ गया आपके पास। 8 का स्क्वायर कितना आ गया? 64। ओके, तो अब ये आपने यहाँ पर -64 को दूसरी साइड ले गए, ये 80 हो गया। समीशन ऑफ xi स्क्वायर बाय 6 ये आ गया। समीशन ऑफ xi स्क्वायर 80 इंटू 6 दैट इज 480 आपके पास आ गया। ठीक है जी। अब इसके बाद न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन, न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन में यानी व्हेन ईच टर्म इज मल्टीप्लाइड विद 3, तो हर टर्म को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर उसका स्क्वायर, 3 से मल्टीप्लाई करके स्क्वायर, 3 से मल्टीप्लाई करके स्क्वायर, बट हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स आर देयर? 6 माइनस न्यू मीन, क्योंकि आपने अब टर्म्स भी नई ले ली हैं 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद, इसलिए मीन भी आपका नया ही आएगा। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 999, सब में से कॉमन ले लीजिए, समीशन xi स्क्वायर बाय 6 आ गया, माइनस न्यू मीन आपका 24 का स्क्वायर था, ये अभी आपने कैलकुलेट किया यहाँ पर, ये देखिए न्यू कैलकुलेट किया है ना, दैट इज 480। ये 9 इंटू ये 480 बाय 6, इसको कैलकुलेट करके आपके पास 12 आया। तो आपके पास पहले स्टैंडर्ड डेविएशन 4 था, है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन जो पुराना था वो 4 था, बट व्हेन यू मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय 3 देन द स्टैंडर्ड डेविएशन इज आल्सो नाउ चेंज्ड, दिस इज योर न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो अब हमें एक चीज तो यहाँ पर समझ आ गई कि अगर हम हर टर्म को किसी भी पर्टिकुलर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका जो नया मीन होगा वो भी उस पर्टिकुलर कांस्टेंट से मल्टीप्लाइड होगा, और स्टैंडर्ड डेविएशन भी आपका उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा जिससे आपने हर टर्म को मल्टीप्लाई किया है। ठीक है जी, तो ये 1 मार्क में डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपका करने के लिए आ सकते हैं इस टाइप के। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 भी वैसा ही जैसा क्वेश्चन नंबर 3 है था, उसमें हमें मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन वर गिवन, बट इन दिस क्वेश्चन वी हैव बीन गिवन मीन एंड variance, and in that particular question we were told that each term is multiplied by 3, लेकिन इसमें बोला गया है कि आपने हर टर्म को a से मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ वेरिएबल लेके किया गया है, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है। हाँ जी, भी बिल्कुल फिर वैसे ही किया जाएगा जैसे कि हमने पहले किया था। इसमें ओरिजिनल मीन जो आपका है उसका फॉर्मूला लगाएंगे, ये हमारा ओरिजिनल मीन है, इसको हमने समीशन xi रख दिया, और न्यू मीन जो बनेगा उसमें हमने हर टर्म को a से मल्टीप्लाई कर देना है, तो न्यू मीन में a कॉमन आ जाएगा, और इसकी वैल्यू हमें पता ही है क्या है, सिग्मा xi अपॉन n की जगह x बार रख दीजिए, यानी कि जो आपका न्यू मीन आएगा, अगर इफ यू मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय a, then the new mean will be a times of your old mean or original mean. Now in the case of the variance, now this is the formula for the variance, summation of xi square by n minus summation of xi upon n whole square. अब इसमें जो यहाँ पर ये समीशन ऑफ xi upon n यानी कि ये मीन है, बट दिस इज ओरिजिनल मीन, क्योंकि यहाँ पर वेरिएंस भी ओरिजिनल ही है आपका। ठीक है, well, अब ओरिजिनल मीन तो आप उसको यहाँ पर न्यू अगर आपने वेरिएंस निकालना है तो उसमें क्या होगा, इसमें तो x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर ओल्ड वाले में जो था, ओरिजिनल वाले में ये था, यहाँ पर आप इसको यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज ओरिजिनल, है ना, ये आपका ओरिजिनल है जो समेशन स्क्वायर। एक मिनट, हम इसको दोबारा से मैं लिख देती हूँ कि आपके पास ये जो ओरिजिनल समेशन स्क्वायर था वो था x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर अप टू xn का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस ओरिजिनल मीन, ओरिजिनल जो मीन था आपका उसका स्क्वायर था, है ना। अब व्हेन यू हैव मल्टीप्लाइड विद ईच टर्म बाय 3a, तो जो न्यू मीन बनेगा वो a x1 की जगह क्या हो गया, a x1, उसका स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर x1 स्क्वायर a स्क्वायर x2 स्क्वायर ऐसे करके आएगा, डिवाइडेड बाय n माइनस न्यू
अब मीन भी तो न्यू हो जाएगा। जब आप न्यू यहाँ पर वेरिएंस देख रहे हो तो मीन भी आपका यहाँ न्यू ही लगेगा। और न्यू मीन क्या था? ए टाइम्स ओरिजिनल मीन। आपने अभी पीछे निकाला है कि न्यू मीन इज इक्वल टू ए टाइम्स ओरिजिनल मीन है, तो वी हैव पुट इट्स वैल्यू। अब यहाँ पर आपका देखिए ये भी ए स्क्वायर है, यहाँ से ये ए का स्क्वायर ये भी कॉमन निकाल लिया आपने, तो ये आपके पास आ गया। और ये किसका फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला किसका है? आपका ओरिजिनल वेरिएंस का। तो ए जो आपका न्यू वेरिएंस आया यानी न्यू सिग्मा स्क्वायर आया, वो क्या आया? ए स्क्वायर इंटू ओरिजिनल सिग्मा स्क्वायर आपके पास ये आ गया है। ठीक है, तो न्यू वेरिएंस इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ओरिजिनल वेरिएंस, हेंस इट इज डन। हाँ जी, देखिए अब फिफ्थ क्वेश्चन है, मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशंस जो है वो 10 थी एंड 2 थी। ये 2 है आपका, ये 2 है। क्या चीज 2 है? स्टैंडर्ड डिविएशन आपका यहाँ पर 2 है। ठीक है जी, ये 2 है। अब on checking it was found that an observation 8 was incorrectly calculated and the correct calculate the correct mean, sorry, इन्होंने कहा कि जब हमने रीचेक किया सभी ऑब्जर्वेशंस को, देखा कि एक ऑब्जर्वेशन जो कि 8 है दैट इज इनकरेक्ट। अब हमें करेक्ट मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है। फर्स्ट पार्ट, अगर हमने रॉन्ग ऑब्जर्वेशन को वहां से एलिमिनेट कर दिया, हटा दिया, और दूसरा कि आपने रॉन्ग ऑब्जर्वेशन को हटाने के बाद करेक्ट को रिप्लेस, मतलब कि जो रॉन्ग थे उसको रिप्लेस्ड, इट इज रिप्लेस्ड बाय द करेक्ट वन। तो अभी आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है? 20 है। मीन कितना है? 10 है। स्टैंडर्ड डेविएशन 2 है। इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन 8 है। तो ओरिजिनल मीन जो आपके पास, ये जो इनकरेक्ट मीन आपको लिख सकते हैं आप इसको इनकरेक्ट मीन भी कह सकते हो, ओरिजिनल मीन भी कह सकते हो। तो ओरिजिनल सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो कि 20 था। तो आपका इनकरेक्ट ये जो मीन था वो कितना दिया हुआ है? 20 यहाँ पर। तो यहाँ 20 वैल्यू पुट की, तो ओरिजिनल सम जो हमारे पास आया वो 200 आया। अब जो न्यू मीन आएगा, अगर फर्स्ट केस इफ यू हैव ओमिटेड यानी रिमूव्ड द रॉन्ग टर्म 8 थी, तो आपका जो भी न्यू मीन बनेगा, न्यू मीन में से बनाने के लिए अब जो पहले ऑब्जर्वेशंस थी 20, उसमें से रॉन्ग वाली ऑब्जर्वेशन अगर हटा देते हो तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी रह गई आपके पास? 19। 20 नहीं रही क्योंकि हमने रॉन्ग वाली ऑब्जर्वेशन हटा दी। तो जो टोटल सम है, टोटल जो ऑब्जर्वेशंस है 20 ऑब्जर्वेशंस, उनका जो सम है वो उस सम में से रॉन्ग वाली ऑब्जर्वेशन का सम, रॉन्ग वाली ऑब्जर्वेशन भी आपको रिमूव करनी पड़ेगी। वो हमने 8 देखिए यहाँ से रिमूव कर दिया। तो आपकी ओरिजिनल जो सम था ऑब्जर्वेशंस का, 20 ऑब्जर्वेशंस का, वो 200 था। उसमें से एक टर्म हमने सब्ट्रैक्ट कर दी ये, तो ये 19 ऑब्जर्वेशंस का सम ऊपर आ गया आपके पास। और उसके अकॉर्डिंगली न्यू मीन, if the wrong term is eliminated then the new mean of 19 observation is 10.11। अच्छा, अब आगे है कि अगर रॉन्ग टर्म जो है वो रिप्लेस कर दी 12 से, तब न्यू मीन क्या होगा? देखो, न्यू मीन तब क्या होगा कि जो ओरिजिनल पहले आपके पास ये जो सम है, इसमें से रॉन्ग वाला हटा दो और करेक्ट वाला लगा दो। -8 कर दिया +12, यानी कि अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो फिर दोबारा 20 की 20 रही, 19 तो नहीं हुई, क्योंकि रॉन्ग को अगर हटाया देन वी हैव एडेड द न्यू वन, द करेक्ट वन। ठीक है, तो ये आपके पास मीन आया इस हिसाब से, अगर इसको कैलकुलेट किया देन 10.2, क्योंकि इसकी वैल्यू आपके पास कितनी थी? ये 200 -8 +12। ठीक है, अब हम इसके बाद करते हैं इसी को, ये तो हमने मीन के लिए करेक्ट मीन भी निकाल लिया दोनों केसेस में, अगर हम रॉन्ग ऑब्जर्वेशन को रिमूव करते हैं, या सेकंड केस अगर हम रॉन्ग को करेक्ट से रिप्लेस करते हैं, इन दोनों केसेस में। अभी हमारे पास है कि स्टैंडर्ड डेविएशन भी कैलकुलेट करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं था, वेरिएंस था। लेट मी चेक इन द क्वेश्चन, इट वाज स्टैंडर्ड डेविएशन था। ठीक है,
स्टैंडर्ड डेविएशन था हमारे पास, तो हमने वेरिएंस से किया था कि स्क्वायर रूट ना लेना पड़े। हाँ, हमने पहले से स्क्वायर कर लिया इसको। स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर दैट इज ओरिजिनल जो सम, ओरिजिनल सम किसका, स्क्वायर टर्म्स का, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 20, माइनस ओरिजिनल मीन का स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसमें जो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन दिया वो 2 दिया, तो 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमें अभी निकालना है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स 20, ओरिजिनल मीन आपको दिया था 10, तो 10 का स्क्वायर। इससे हमारे पास ओरिजिनल सम ऑफ स्क्वायर टर्म्स ये आ गया आपके पास। ठीक है, अब फर्स्ट केस क्या है, इफ रॉन्ग टर्म इज एलिमिनेटेड, रॉन्ग टर्म को हटा दोगे तो करेक्ट वाला सिग्मा एक्स स्क्वायर क्या आएगा, ये ओरिजिनल वाला जो सिग्मा एक्स स्क्वायर है इसमें से रॉन्ग वाला जो टर्म है उसका स्क्वायर आप माइनस कर दीजिए, तो ये आ गया आपके पास। तो न्यू आपके पास वेरिएंस क्या बनेगा, न्यू जो आपके पास एक्स स्क्वायर आया है, समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 19 लिखना, 20 मत लिखना क्योंकि एक टर्म आपने यहाँ पर एलिमिनेट कर दी, माइनस करेक्ट न्यू मीन। इसी वाले केस का इसका कॉरेस्पॉन्डिंग जो मीन आया था 10.11 जब आपने एक टर्म को एलिमिनेट किया था, वो यहाँ पर लगाना है। इसको कैलकुलेट किया देन यू विल गेट न्यू वेरिएंस। और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, वेरिएंस का स्क्वायर रूट, दैट इज दिस वन। अभी हम करेंगे सेकेंड पार्ट इसी में, इफ रॉन्ग टर्म इज रिप्लेस्ड बाय द करेक्ट वन, यानी कि आप अगर 8 को हटा दें और 12 को जो करेक्ट टर्म है उसको लगाएं, तब आपके पास करेक्ट वेरिएंस क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन। हाँ जी, तो ये सेकंड पार्ट देखिए, इसमें हमने न्यू समीशन ऑफ स्क्वायर ऑफ ईच टर्म, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ईच टर्म, तो इसमें ओरिजिनल वाला जो है वो, उसमें से रॉन्ग वाले टर्म का स्क्वायर हमने हटा देना है और करेक्ट वाले का ऐड कर देना है यहाँ पर देखिए, तो ये आपके पास आ गया करेक्ट जो आपके पास सिग्मा एक्स आई स्क्वायर है। अब न्यू सिग्मा एक्स आई स्क्वायर क्या होगा, करेक्ट वाला सिग्मा एक्स आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 20 लगेगा क्योंकि आपने एक टर्म हटाई है। यहाँ पर देखिए, अगर आपने एक टर्म को हटाया है एक टर्म का स्क्वायर, तो एक टर्म का स्क्वायर ऐड भी कर दिया, तो टर्म्स तो वही, नंबर ऑफ टर्म्स तो 20 की 20 रही, माइनस आपका कॉरेस्पॉन्डिंग जो न्यू मीन आया था उसका स्क्वायर। तो इस केस में जब आपने एक टर्म हटा के एक टर्म ऐड कर दी थी तो आपका मीन था 10.2, तो उसका स्क्वायर आपने यहाँ सब्ट्रैक्ट करना है, तो दिस इज योर न्यू वेरिएंस। लेकिन हमें तो स्टैंडर्ड डेविएशन लेना था, तो इसका स्क्वायर रूट करके आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन भी आ जाएगा। हाँ जी, देखिए अब 7 क्वेश्चन भी ऐसा ही है, इसमें बोला है मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ग्रुप ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन, यानी एन आपका 100 है, वर फाउंड टू बी 20 एंड 3 रिस्पेक्टिवली, यानी मीन 20 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 3 है। बाद में हमने देखा कि 3 ऑब्जर्वेशंस वर इनकरेक्ट, 3 ऑब्जर्वेशंस तो इनकरेक्ट थी, और वो क्या थी इनकरेक्ट जो हमने रिकॉर्ड कर ली, वो 21, 21 एंड 18, जबकि इन द लास्ट क्वेश्चन जो हमने अभी वी हैड जस्ट डन, उसमें देयर वाज ओनली वन टर्म which was incorrect, and here there are 3 terms which are incorrect. So, and in this case this is not, these terms wrong terms are not replaced by the correct terms, आपको बोला कि these are eliminated, these are omitted, इनको हटा दिया गया है। ठीक है, तो अगर 20 में से ये 3 terms अगर हटा देते हैं, then what would be the correct mean of remaining 17 terms and the correct standard deviation of the correct रिमेनिंग 17 टर्म्स, तो ये हमें निकालना है। तो पहले तो हम इसमें देखें कि अगर हमारा रॉन्ग मीन था, तो रॉन्ग जो आपका ओरिजिनल उसको मीन कह लीजिए, तो ओरिजिनल सम ऑफ द टर्म्स डिवाइडेड बाय 100, बिकॉज दिस टाइम द नंबर ऑफ द टर्म्स वाज 100। अच्छा, मैं 17 बोल गई थी नंबर ऑफ टर्म्स, 20 समझ के, तो n अगर 100 है तो 3 टर्म्स हट जाएगा तो 97 रह जाएगा न्यू नंबर ऑफ टर्म्स। ओके, तो ओरिजिनल मीन आपका 20 है, ओरिजिनल दिस समीशन ऑफ एक्स आई आपके पास 2000 आ गया। ओके, तो न्यू मीन, अब जो नया मीन बनेगा उसमें ओरिजिनल सम में से, जो कि ये पुराना पहले जो 100 टर्म्स का सम था, उस 100 टर्म्स के सम में से आपने 3 टर्म्स सब्ट्रैक्ट कर दी। ये 3 टर्म्स सब्ट्रैक्ट की
तो नीचे भी आपको -3 करना पड़ेगा कि वी हैव सब्ट्रैक्टेड 3 टर्म्स, नाउ द रिमेनिंग टर्म्स आर 97. So now new sum will be this 2000 minus this 60. तो ये हो गया 1940. So new mean will again it's coming out by chance की बात है कि ये भी 20 ही है आपका. चलिए आप स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करते हैं. नेक्स्ट अब हमारा है इसी में स्टैंडर्ड डेविएशन करेक्ट वाला 97 टर्म्स का क्या होगा. हाँ जी, देखिए इसमें जो ओरिजिनल आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर ले लिया, दैट इज ओरिजिनल सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय n माइनस ओरिजिनल मीन. ओरिजिनल मीन हमारा 20 था, उसका स्क्वायर ओरिजिनल सिग्मा xi स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर. ओरिजिनल स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास 3 था तो उसका स्क्वायर कर दिया, तो ये 400 था, माइनस 400 उधर जाएगा, प्लस 9 हो जाएगा 409. इस तरीके से इसको मतलब इधर मल्टीप्लाई करके यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ द ओरिजिनल सिग्मा xi स्क्वायर. ठीक है. अब अगर हमें न्यू xi स्क्वायर निकालना है तो पुराने वाला जो 100 टर्म्स का सिग्मा xi स्क्वायर है उसमें से जो रॉन्ग टर्म्स हैं उनके स्क्वायर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड वी आर गेटिंग दिस. ठीक है जी. अब इसके बाद जो हमारा न्यू समीशन xi स्क्वायर आएगा वो आएगा न्यू समीशन xi स्क्वायर, न्यू सिग्मा स्क्वायर यानी न्यू वेरिएंस क्या आएगा, न्यू समीशन ऑफ xi स्क्वायर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स कितनी रह गई 97, बिकॉज 3 तो हमने एलिमिनेट कर दी, माइनस न्यू मीन का स्क्वायर. और बाय चांस की बात थी हमने कैलकुलेट किया न्यू मीन इज आल्सो 20, so 20 स्क्वायर एंड पुट द वैल्यू ऑफ दिस न्यू समीशन ऑफ xi स्क्वायर, दैट इज योर दिस divided by 97, calculated it and we got this value and we took the square root of this, that square root of 9.22, that is your 3.04, and this is our new standard deviation. So with this question here, this exercise is also over. It's done, it's completed now. Statistics is done.